हाय स्टूडेंट्स, आरटीपी नवंबर 2023 सीए फाइनल पेपर 4 के लिए आज हम डिस्कशन करेंगे। जहां तक अमेंडमेंट्स का सवाल है वो पहले ही सारी हमारी कवर हुई है, ऐसी कोई उसमें खास बात नहीं है। तो आज हम इस पार्ट 1 में डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे केस स्टडी एज वेल एज इंडिपेंडेंट एमसीक्यू की हम बात करेंगे। पहली जो हमारी केस स्टडी आई है कंपनीज एक्ट के ऊपर आई है, चैप्टर नंबर 11 डायरेक्टर्स के ऊपर आई है, और ये है डिन के ऊपर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मेनली कह लीजिए सेक्शन 159 के ऊपर है, जो कि पेनल्टी के ऊपर आता है, और 155 आप जानते हैं एक आदमी 2 दिन ले नहीं सकता। तो कहता है आरडी वाइल कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग ऑफ डीआईआर फॉर्म 5 फॉर्म। तो डीआईआर 5 आप कब फिल करते हैं? जब आप अपना दिन क्या करवाना चाहते हैं, सरेंडर करवाना चाहते हैं, पर्सुएंट टू सेक्शन 153 एंड ऑब्वियसली रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11F के मुताबिक कि भाई मैंने कभी इसको यूज नहीं किया, मैं सरेंडर करना चाहता हूं। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये हुई कि मिस्टर ब्रिज जो कि एक इंडिविजुअल है, इन्होंने अप्लाई किया था और ले लिए हैं 2 दिन ले लिए हैं। दैट इज द मिस्टेक यू हैव कमिटेड, क्योंकि 155 आपके ऊपर प्रोहिबिशन लगाता है और 159 आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है 50,000 रुपए एंड डेली के 500 रुपए। अब कहता है अपॉन ऑब्जर्विंग कि 2 दिन मिल चुके हैं, आरडी ने डायरेक्शन दी है आरओसी को बाय दिस डेट लेटर ब्ला 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 कि 155 का वायलेशन हुआ है। जैसे ही रिसीट होती है डायरेक्शंस फ्रॉम आरडी, आरओसी हैज रीजन टू बिलीव कि उसने वायलेशंस की हैं, और आरओसी ने मिस्टर ब्रिज को शोकोज नोटिस जारी कर दिया है वायलेशन के लिए कि क्यों ना आपके खिलाफ पेनल एक्शन लिया जाए। मिस्टर ब्रिज ने एडमिट किया उन्होंने 2 दिन लिए हैं, और कहते हैं एंड फर्दर ही स्टेटेड दैट वन ऑफ द दिन बीइंग सरेंडर्ड एंड जस्टिफाइड हिज एक्शन। वो कहते हैं एक तो मैंने सरेंडर कर दिया, बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, डज द सरेंडर ऑफ दिन इन द गिवन केस बाय मिस्टर ब्रिज इज जस्टिफिएबल एंड हेल्ड नो लायबिलिटी? नहीं, गलत है, आपके ऊपर लायबिलिटी लगेगी, 159 साफ कहता है। तो इसलिए हम यहां लेंगे आंसर नो, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको दिन मिल चुका है तो आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए था दूसरे के लिए, वरना आपके लिए पेनल एक्शन है। कहां तक? 159 के अंदर आता है। सो आई एम सेलेक्टिंग ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप सारी डिटेल में आप खुद पढ़िए, देखिए, बिकॉज ताकि मैं मुद्दे की बात आपसे कर सकूं। इसके बाद है कहता स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द वैलिड रीजन फॉर द सरेंडर बाय ब्रिज। कि स्टेटमेंट 1 है कि डिन फाउंड इज नॉट डुप्लीकेटेड। स्टेटमेंट 2 कि डिन वॉज नॉट obtained इन अ रॉन्गफुल मैनर और बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स। मतलब वैलिड रीजंस ब्रिज के हिसाब से हमें देखना है, जो कि हमने केस स्टडी में पढ़ लिया था 11F, रूल 11F। स्टेटमेंट 3 है, ऑन एप्लीकेशन मेड बाय हिम विद द डिक्लेरेशन दैट ही हैज नेवर बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एंड द डिन हैज नेवर बीन यूज्ड। ऑब्वियसली यहां पे 11F लगता है, तो इसलिए विल गो विद द स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट 3 ओनली इज करेक्ट एज पर 11F। अगला प्रश्न, हु शैल बी कंसिडर्ड एज लायबल फॉर इशू ऑफ मोर देन 1 दिन टू ब्रिज। माना सरकार की तरफ से 2 इशू हो गए, लेकिन लायबिलिटी आपकी है साहब, तो इसलिए मिस्टर ब्रिज हिमसेल्फ लायबल फॉर डिफॉल्ट, क्योंकि 159 में ये लिखा है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन 152, 155 एंड 156, और 155 में आता आपने 1 से ज्यादा दिन नहीं लेना। सो ऑप्शन नंबर सी। Next, compute the total penalty leviable if the default after the first default continued by further period of 907 days। मैंने पहले बताया था आपको पेनल्टी 159 में आती है, 50,000 रुपए आती है, और डेली के 500 रुपए आती है आफ्टर फर्स्ट डे। तो आपके सामने साफ लिखा है फर्दर डेज कितने, 907 है, फर्दर है, फर्स्ट डे के बाद है, तो वो एक एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। आप इसे कंप्यूट कीजिए और आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसके बाद इंडिपेंडेंट एमसीक्यू है। पहला प्रश्न कंपनीज एक्ट पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सेक्शन 151 पे है कि अभी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, वहीं पे चाहिए होता स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। मिस्टर अरुण एंड मिस्टर राज का नाम प्रपोज हुआ है टू बी कि उनमें से एक को आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना दीजिए। अब दोनों के पर्टिकुलर्स आपको बताए गए हैं। मिस्टर अरुण कंपनी का ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और करंटली वर्किंग एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है किसी और कंपनी में, सोना में, लेकिन वो कंपनी कंपीटिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए, और साफ लिखा है विच इज नॉट अ कंपीटिंग बिजनेस। मिस्टर राज के बारे में बताया कि उसके पास कोई शेयर नहीं है, शेयर होना कोई जरूरी कंडीशन नहीं होती। करंटली वो 2 डिफरेंट कंपनीज में डायरेक्टर है, एक में सिंपल डायरेक्टर है और दूसरे में स्मॉल शेयर होल्डर है। तो भैया उसमें भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें कंपीटिंग में नहीं होना, राइट। तो इसलिए रिक्वायरमेंट
Examine in the light of given facts the correct statement on the validity of proposal of appointment of Mr. Arun and Mr. Raj as small shareholder director. तो देखिए दोनों में से कोई भी अपॉइंट हो सकता है क्योंकि कोई डिफॉल्टिंग प्रोविजन हमें यहां नजर नहीं आ रही है, तो इसलिए कहता है पहले ऑप्शन में मिस्टर अरुण इज ओनली वैलिड, वो तो ठीक नहीं है, राज को अगले में इनवैलिड बता रहा है। तीसरा देखिए प्रपोजल कहता है दोनों का ही क्या है वैलिड एज दे आर एलिजिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर होल्डिंग इन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली नजर आ रही है। चौथे में दोनों को इनवैलिड बता रहा है तो गलत हो गया, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड का आंसर आपको ये नजर आ जाता है, सी वाले ऑप्शन में विल गो विद द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एबीसी लिमिटेड हो गई डिसॉल्व जनवरी 1 2020 को, लेकिन 2 साल के बाद जनवरी 2022 को कंपनी का क्रेडिटर मिस्टर पटेल ने अप्लाई किया ट्राइब्यूनल को कि डिसोल्यूशन वॉइड है, कि मेरा 1 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, और बिफोर डिसोल्यूशन कंपनी ने ये पैसा राइट ऑफ कर दिया है। देखिए अंडर सेक्शन 356 हम पढ़ते हैं कि आप ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई कर सकते हैं, वो डिसोल्यूशन का ऑर्डर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, वॉइड कर देंगे, लेकिन कंडीशन होती है 2 साल के भीतर आपने अप्लाई करना होता है। यहाँ क्वेश्चन में साफ लिखा था आफ्टर 2 साल के बाद आप जा रहे हो। सो रिक्वायरमेंट सजेस्ट योर ओपिनियन व्हाट विल द ट्राइब्यूनल विल डू, द ट्राइब्यूनल विल मेक एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग द डिसोल्यूशन टू बी वॉइड, नहीं 2 साल का टाइम गया। क्या वो आस्क द लिक्विडेटर टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट देयरऑफ टू द रजिस्ट्रार हु शैल रिकॉर्ड द सेम, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिसोल्यूशन ऑर्डर टू बी फाइल्ड बाय द आरओसी, ट्राइब्यूनल विल नॉट ग्रांट। जैसे क्वेश्चन पढ़ के साफ ही नजर आ गया कि भैया ट्राइब्यूनल ग्रांट नहीं करेगा, विल गो विद ऑप्शन ये पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 245 जहां रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी बाय आरओसी होता है। भोला लिमिटेड एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है कहते हैं 2015 में, और कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही है, कौन से फाइनेंशियल ईयर से, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो देखिए अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो टाइम पीरियड होता है 2 साल, तो 21 है तो 2 साल कहां खत्म होंगे 2023 में। रजिस्ट्रार का व्यू है कंपनी काम नहीं कर रही है और उसने डॉर्मेंट स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं किया, 2 साल का लेकिन टाइम लिमिट है। आपके पास राइट है टू इश्यू द नोटिस टू द कंपनी एंड डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द इंटेंशन, लेकिन 2 साल हो जाने चाहिए। हेंस द रजिस्ट्रार इश्यूड द सो कॉल्ड नोटिस ऑन 21 Feb 2023, सॉरी यहां पे हमें मार्च 2023 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। आपसे करेक्ट एक्शन पूछा गया है, द रजिस्ट्रार नीड टू इश्यू सच नोटिस ओनली आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, जैसे मैंने कहा 2 साल। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेक्शन 184 इंटरेस्टेड डायरेक्टर पे आता है। सुप्रिया एक डायरेक्टर है इस पीटीटीएल में, टूर्स एंड ट्रेवल्स में, जिसकी पेड अप कैपिटल आपको 4.5 करोड़ बताई गई है, और उसके पास 13.5 लाख शेयर्स हैं एक और कंपनी एसबीएसएल, जिसकी पेड अप कैपिटल आपके यहां 2 करोड़ लिखी है। तो आप एक पीटीटीएल में भी हो और आप एसबीएसएल में भी हो। और ये जो दूसरी कंपनी है एसबीएसएल, ये है इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग टूरिस्ट बसेस, being in the need of adding 3 more tourist buses in the existing fleet of 10 buses of PTTL। मतलब दोनों कंपनी में डायरेक्टर हो तो इंटरेस्टेड हो तो 184 का कंप्लायंस करना होगा, जिसमें हम सारे जानते हैं कि भैया आपके पास क्या होना चाहिए, उसके मोर देन 2% पीयूसी। मतलब अगर पीटीटीएल कॉन्ट्रैक्ट करिए इसके साथ तो इस कंपनी के 2 करोड़ है तो 2% कितना हो गया, 4 लाख से ज्यादा के शेयर आपके पास होने चाहिए, तो ही आपको कंप्लायंस करना है। तो कहता है बीइंग इन नीड ऑफ एडिंग 3 buses, Supriya approached SBSL for the purpose of purchasing the buses, fully aware of that Supriya holds certain shares in SBSL, making her an interested director. Requirement out of the 4 options, which one is applicable in the given situation? As I said, 4 लाख से ज्यादा की ऑप्शन। तो यहां तो कुछ और ही अमाउंट दिख रहा है, 4 लाख देखते हैं, कहीं 4 लाख से ज्यादा है, तो आप डी ऑप्शन में देखिए मस्ट बी होल्डिंग एक्सीडिंग 4 लाख, जो कि 4 लाख से ज्यादा बन रहे हैं क्योंकि अगले के पास 13.5 लाख है वैसे भी, तो यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब भैया हम अदर लॉ से रिलेटेड बात करेंगे, मतलब इकोनॉमिक लॉ से रिलेटेड के प्रश्न है। एफसीआरए एक्ट पे है, सेक्शन 4 रेड विद रूल नंबर 6 है कि जहां हम कहते हैं कि सेक्शन 4 में कुछ एग्जाम्पशन दी गई है कि आप पैसा ले लीजिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन वगैरह, उसी में हम रिलेटिव का पढ़ के आते हैं और रेड विद रूल नंबर 6 पढ़ते हैं कि रिलेटिव से 10 लाख से ज्यादा अगर पैसा लिया है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होता है। पहले ये लिमिट हुआ करती थी मोर देन 1 लाख, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक होगी इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपना आंसर पुरानी लिमिट के हिसाब से लिख दिया। जैसे सूरज एक एडिटर है
न्यूज़पेपर में उसका रिलेटिव ने जो बाहर है रिमिट किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख का, तो अगर यहां क्वेश्चन में 15 लाख होता फिर वो आंसर ऑप्शन के साथ आपका मैच हो जाता। तो ये एक मेडिकल कैंप लगवाना चाहता है अपने गांव में, तो कहता बताइए क्या है। तो देखिए यहां बी ऑप्शन, रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव को हम सेक्शन 4 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानते हैं, लेकिन रूल 6 कहता है 10 लाख से ज्यादा लो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होता है, बट नीड्स टू बी रिपोर्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन भैया पैसे 1.5 लाख है तो 10 लाख से ज्यादा ही नहीं, तो रिपोर्ट काय को करेंगे, राइट। तो नीड्स टू बी रिपोर्टेड, तो यहां होना चाहिए था नीड नॉट बी, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए या तो क्वेश्चन में 15 लाख कर दूं तो ही कहेंगे नीड्स टू बी रिपोर्टेड, राइट। तो ये थोड़ा इश्यू था इसमें। अगला एक अच्छा प्रश्न है, सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 सेबी एक्ट के ऊपर है, जो कि आ जाता है पावर सेबी की ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो कहता है एबीसी कॉर्पोरेशन एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है और कंपनी के शेयर ट्रेड हो रहे हैं आरएससी पे। सेबी को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ की एग्जीक्यूटिव इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, तो वो कुछ मेजर्स लेना चाहती है। पहली ऑप्शन ये है, क्या वो सस्पेंड कर सकती है ट्रेडिंग ऑफ कंपनी के शेयर? यस, ये पढ़ते हैं हम, जहां मैंने आपको कोड की भी करवा रखी है सोडा पी नाम के से। इंपाउंड कर सकती है और रिटेन कर सकती है सिक्योरिटीज, यस ये भी ठीक है। तीसरा, बैंक अकाउंट अटैच कर सकती है, लेकिन वो 90 दिन के लिए कर सकती है, क्वेश्चन में 2 महीने लिखा हुआ है, तो ये थर्ड ऑप्शन गलत है। सेबी कैन सस्पेंड द ऑफिस बेरर, ध्यान रखिएगा बढ़िया प्रश्न था इसलिए मैंने स्टार लगाया। आप ऑफिस बेरर निकाल सकते हो, किसके निकाल सकते हो? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के। यहां आप किसके सस्पेंड कर रहे हो? कंपनी के कर रहे हो, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत होगी। तो पहले 2 ठीक है भाई, पहले 2 सेलेक्ट कर लो, तो कहां गए? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। आखिरी प्रश्न हमारा आईबीसी पे है, पीपीआईआरपी पे है। कहते हैं जैन लिमिटेड एक कॉर्पोरेट डेटर है, क्लासिफाइड है स्मॉल एंटरप्राइज, और डिफिकल्टीज हैं, 75 लाख रुपए क्रेडिटर का नहीं दिया, और ये अनेबल टू है रिकवरी अपना पैसा डेटर से इन टाइम, तो लीडिंग टू डिफॉल्ट। इसलिए फाइनेंशियल क्रेडिटर ने पीपीआईआरपी में केस कर दिया। द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टी ना हो, प्रपोज कर सकते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम। सच फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द सीडी रिप्रेजेंटिंग 66% इन वैल्यू, यही रिक्वायरमेंट होती है हमारी सेक्शन नंबर 54A में, तो परफेक्ट हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है, इज द एक्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर प्रपोजिंग, क्या ये वैलिड है? नहीं, बिल्कुल वैलिड है जी, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात ही नहीं है। यस, बिकॉज द फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्रूविंग द प्रपोजल ऑफ आरपी वर रिप्रेजेंटिंग द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल डेट ड्यू टू देम अगेंस्ट द लिमिट स्पेसिफाइड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 2 में हम सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, गुड लक, गॉड ब्लेस।